नमस्कार, मैं पवन कुमार और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बलजीत जांगड़ा जी। तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जे, इस विषय को लेकर के आज आपके सामने हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद HPWWMA यानी कि द हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्टेज मैनेजमेंट अथॉरिटी को सख्त आदेश दिए गए हैं कोर्ट द्वारा कि गांवों में तालाबों की जमीन पर जो भी अवैध कब्जे हैं 22 जुलाई तक उनकी स्टेटस रिपोर्ट जमा करवाई जाए। और इसी के आधार पर प्राधिकरण ने 22 जिलों के डीसी को आदेश दे दिए हैं सख्त लहजे के साथ कि वो स्टेटस रिपोर्ट 22 जुलाई तक सबमिट करवाएं। और सख्त आदेश ये भी दे दिए हैं कि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्या है महत्व तालाबों का, क्या है ये अवैध कब्जे, इन सभी की जानकारी हम लेंगे बलजीत जी से। बलजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो क्या है सर ये तालाब के अवैध कब्जे? काफी समय से अवैध कब्जों पर चर्चा भी चल रही है और सरकार और विभाग भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब तो कोर्ट के सख्त आदेश आए हैं। आखिर तालाबों का क्या महत्व है? तालाब कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। पवन जी देखिए, पहले तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे जो हरियाणा प्रदेश में तालाब का कितना बड़ा महत्व है जी। आप थोड़ा सा प्राचीन समय में जाइए, हम कह सकते हैं 50 60 70 साल पहले या 100 साल पहले पीछे का, हम जब थोड़ा सा प्राचीन समय का जब यहाँ चीजें ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो हरियाणा प्रदेश को तालाबों का प्रदेश कहा जाता है। और एक समय तक ये था कि हरियाणा में 60,000 जो है तालाब यहाँ थे, पूरे हरियाणा में 60,000 तालाब थे। तो पवन जी अब धीरे धीरे क्या है कि उन तालाबों पे अलग अलग तरीके से जो हम कह सकते हैं कि उन पे अवैध कब्जे होने शुरू हो गए और जो है पूरा का पूरा जो ये पूरा तालाबों का जो समेटने का जो सिलसिला शुरू हो गया। अब उनके महत्व को समझते हैं। महत्व ये है कि एक समय पहले तक जब तक नलकूप नहीं थे, यानी कि हैंडपंप नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे, यानी कि पानी के जो सोर्स नहरें नहीं थी, उस समय क्या है कि जो पानी, जो वर्षा का जो पानी था, बारिश का जो पानी था, उसको सहेजने के लिए तालाब ही एक सोर्स था जी। यानी कि जो बारिश का पानी आता था वो एक जगह इकट्ठा होकर गड्ढे में उसको संरक्षित किया जाता था पानी को, और उसी पानी को पीने में भी यूज किया जाता था लोगों द्वारा। और जो सिंचाई है, चाहे फसलों की सिंचाई है, चाहे हम कह सकते हैं कि पशुओं के पीने के लिए पानी है, वो इसी जगह से तालाब से आता था जो पानी, यानी कि पीने के पानी के लिए ये बनाए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, पीने के पानी से लेके हम कह सकते हैं कि जो फसलों की सिंचाई का, चाहे पशुओं के लिए पीने का पानी, सभी के लिए जो पानी एक जगह संरक्षित किया जाता था, बारिश का पानी। यानी कि उस समय नहरें नहीं थी, हैंडपंप नहीं थे और ट्यूबवेल नहीं थे, यानी कि जो बारिश का पानी था उसी को संरक्षित किए करके अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता था। क्योंकि आज की जनरेशन को तो यही पता है कि और पवन जी एक चीज और मैं बताऊं कि ये प्रतिष्ठा का भी कहीं कहीं वो मानते हैं कि धरोहर है हमारी। और एक समय तक, पहले तक ये कहा जाता था कि हरियाणा प्रदेश को एक तालाबों का प्रदेश कहा जाता था। और ये कहावत थी, जिस गांव का जोड़ सूखा उस गांव का मुखिया रूठा, ये कहावत थी। अच्छा। यानी कि जोड़ सूख गया तो उसको हम कह सकते हैं कि उस गांव का जो पहचान है तालाब से होती थी, और सूखने के बाद क्या है कि उस गांव को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही कमजोर माना जाता, अशुभ भी माना जाता था। बिल्कुल। तो पवन जी ऐसा है ये, और पूरा हम कह सकते हैं कि हमारे जो हरियाणा प्रदेश में तालाबों का एक बहुत बड़ा महत्व है, और उसी का नतीजा है कि आज जगह जगह जो कब्जे हैं वो कब्जे हो चुके हैं तालाब की जमीनों पर, और सरकार और हाई कोर्ट के लिए बड़ी चुनौती है उन कब्जों को छुटाना। तो किस तरह की हाई कोर्ट ने सख्ती अपनाई है, क्या आदेश दिए हैं, इसके बारे में हमें देखिए पवन जी, चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, और समय समय पर मैंने खास तौर पे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले भी मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कुछ गांव की ऐसी रिपोर्टिंग की थी कि जो तालाब की जमीनें हैं वो छुटाने का जो है उस पर हाई कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है, सरकार बहुत सख्त है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया पवन जी। हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं जो सरकार जो है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो है जो अवैध कब्जे है उनको छुटाने में नाकाम रही। और अब मेरे को लगता है कहीं कहीं जो हाई कोर्ट का जो एक डंडा चला है पूरा सरकार पे, उसको उसी का नतीजा है कि अब कहीं कहीं मेरे को लगता है कि पूरे सिस्टम में एक हलचल है, और उसकी छुटाने की जो अवैध कब्जे छुटाने की जो कवायद है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। और हाई कोर्ट ने जो है अब एक आदेश देने के बाद जो हरियाणा तालाब एंड अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण है, उसकी तरफ से भी जो एक आदेश दिया गया है डीसी को, सभी जिलों के डीसी को आदेश दिया गया है कि आप जो है 22 जुलाई तक जो है
इन जो अवैध कब्जों स्टेटस को रिपोर्ट हाँ वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट हमारे को दीजिए। तो फिर इसमें प्रक्रिया कैसे रहेगी सर? क्या कोई नोटिस दिए जाएंगे जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, या फिर देखिए पवन जी, इसमें जो प्रक्रिया रहेगी, इसमें प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा तालाब एंड अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण है, जी जी इसकी एक धारा है अधिनियम धारा 2018 की धारा 15(2) के तहत, यानी कि अपने आप में प्राधिकरण जो है, अपशिष्ट प्राधिकरण जो है सक्षम है कब्जे छुटाने में। यानी कि उसने डीसी को लिखा है और डीसी ने आगे जो है, चाहे वो बीडीपी है चाहे ग्राम सचिव है, उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि किस गांव में कितने कब्जे हैं। और पवन जी एक चीज और मैं बता देता हूं, इसमें चाहे वो तहसीलदार है, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, चाहे डीसी है, वो भी सक्षम है। वो अपने स्तर पे जो है अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करके जो है उसको छुड़ा सकता है। उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनके कहने का अधिकार मतलब। नहीं, सक्षम अधिकारी है वो, यानी कि उनके पास शक्तियां हैं, शक्तियां हैं। ऐसी शक्तियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक अधिकारियों या पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कहीं पर कोई स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है, या अभी सिर्फ प्रोसेस में ही है? देखिए पवन जी, ऐसी सिर्फ ये प्रोसेस में है और मेरे को अभी तक कोई ऐसा मामला हमारे खास तौर पे जिला फतेहाबाद में कोई ऐसे सामने नहीं आया जहां पर जो किसी और जिले में? बिल्कुल। और एक दो जगह जो कार्रवाई हुई है, हम कह सकते हैं कि जो गांव पारता का मामला भी देखा है, जिसमें गांव पारता की जो महिला सरपंच है उसको सस्पेंड किया गया, वो भी तालाब की जमीन पे अवैध कब्जा किया गया, उसको छुड़ाया गया और उसको उस पर कार्रवाई करते हुए कहीं कहीं जो है उसको सस्पेंड किया गया। तो पवन जी ऐसी कार्रवाई है, छोटी छोटी कार्रवाई, लेकिन बड़े स्तर पे जहां कब्जे हैं वहां अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, खासतौर पे चाहे वो हम कह सकते हैं कैथल में 200 जो अवैध कब्जे सामने आए हैं, यानी कि जो तालाब की जमीन पे अवैध कब्जे हैं, 200 मामले ऐसे सामने आए हैं। और इसके साथ साथ गुरुग्राम और जींद, फतेहाबाद, हिसार, इन जिलों में जो है बड़े स्तर पे जो मामले ऐसे सामने आए हैं। तो स्टेटस रिपोर्ट यानी कि बना करके सौंप दी गई है? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं सौंपी है, अभी तो आदेश है पवन जी, और ये 22 जुलाई से पहले पहले जो है सौंपने के लिए कहा गया है। तो चिन्हित किए हैं, चिन्हित किए गए हैं, और कहीं कहीं डुलमुल रुपया है, मैं कह सकता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों का भी, और जिस तरह की जो चीजें हैं आनी चाहिए सामने उस तरह की नहीं हो पा रही। अवैध कब्जे कैसे होते हैं सर? ये क्या मानते हैं, कौन जिम्मेवार होता है? देखिए मैं तो इसके लिए सरासर सरकार को ही जिम्मेवार मानता हूं पवन जी, चाहे वो हम कह सकते हैं बड़े प्रशासनिक अधिकारी है चाहे सरकारें हैं। आप जब तक इन चीजों की धरातल पे जो चीजें हैं, यानी कि ग्राम पंचायत के पास चाहे वो शक्तियां हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि बीडीपीओ के पास जो शक्तियां हैं, आपने उन चीजों को जो है, जब ऐसी चीजें आती है, हम देखते हैं कि जैसे कॉलोनी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, ऐसे ही अवैध कब्जे डेवलप हुए हैं, और उसमें कहीं कहीं नाकामियां सरकारों की। जब आपको धरातल पे चीजों को आपको अनदेखी होती है, तो ऐसे ही अवैध कब्जे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं कहीं जो बड़े उच्च अधिकारी है वो जिम्मेवार है, उन्होंने जो है धरातल की रिपोर्ट को जो है अनदेखा किया, और सरकारें जो जिम्मेवार है वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कहीं कहीं जो है इन पे अवैध कब्जों को देखती रही। क्या ये जो अभी जिन तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, कुछ योजनाएं आई थी कुछ समय पहले, देवेंद्र सिंह बबली जब मंत्री थे, अमृत सरोवर, मॉडर्न पॉन्ड, क्या ये इनसे ही संबंधित है या ये अलग मामला है, ये अलग है? देखिए पवन जी, ये मामला पूरा ही अलग है, और मैं आपको बता देता हूं कि एक 15 अगस्त 2022 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी के क्षेत्र में जो अमृत महोत्सव के तहत जो है एक योजना लॉन्च की थी, जिसको हम कह सकते हैं अमृत सरोवर। और इस अमृत सरोवर के तहत जो है हम कह सकते हैं कि हरियाणा में जो है 1000 जो है जो तालाबों का नवीनीकरण करके उसको अमृत सरोवर योजना के तहत जो है बनाया जाना था। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं तालाब का नवीनीकरण करके उसका पूरा ही स्वरूप बदल देना, पुराने तालाब का, यानी कि पुराने तालाब का। तालाब है वो पुराना है, नया उससे कोई वो नहीं है। और मैं कह सकता हूँ इसमें 30 से 50 लाख रुपए एक तालाब पे जो है और इस पे खर्च किया जाना था, अलग अलग स्कीमों के मद से है, चाहे वो मनरेगा स्कीम है, चाहे वो HRD है हरियाणा की, जो हम कह सकते हैं जिसे ग्राम पंचायतों को फंड मिलता है, वो योजना है। अलग अलग स्कीमों के तहत इसमें जो पैसा खर्च होना था। और ये जो है, ये जो कब्जा है, ये जिस टाइम पे ये अमृत सरोवर और मॉडल पॉन्ड बनाए गए, उस समय भी तो ये कब्जों को चिन्हित किया जा सकता था,
यानी कि अब बार बार अब दोबारा से हाई कोर्ट के आदेश आए हैं, या फिर जिस टाइम नवीनीकरण था उस टाइम ही तो पता चला होगा कि अवैध कब्जा है जगह पर। उस देखिए टाइम एक बार में ही दोनों काम हो देखिए सकते थे। पता है ये सरकारों के पास हर तरह की रिपोर्ट होती है, और हम नहीं कह सकते कि सरकारों के पास नहीं रिपोर्ट होती, हर तरह की रिपोर्ट होती है, और अधिकारियों की तरफ से नीचे फीडबैक भी जाता है। वो अलग मसला है कि सरकार उस पर कितना अमल करती है। फिर अमृत सरोवर में जो अभी पीछे देखा था कि काफी लोग भी कह रहे हैं कि वहां पर जितना पैसा लगना चाहिए था उस हिसाब से नवीनीकरण नहीं हुआ है, वहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। अभी कुछ समय पहले सरकार की उसकी तरफ से, एजेंसी की तरफ से भी टीम आई हुई थी कि कैसे किस तरह का भ्रष्टाचार है, वो देख करके गए थे। क्या सच में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है इन तालाबों को देखिए लेकर पवन के? जी, इसमें जो काफी तरह हमारे टोहाना क्षेत्र में भी जो है, हमारे जो हरियाणा के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र बबली, उन पे भी कई तरह के आरोप लगे, और जो जिस तरह से अखबारों की सुर्खियां भी बनी, और यहाँ पर कुछ बड़े चैनलों ने भी अपनी तरीके से उसको रिपोर्ट किया, और फिर एक एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भी यहाँ पहुंची उसकी जांच के लिए। और कह सकते हैं कि कैथल, हिसार, जींद, रोहतक और फतेहाबाद में सबसे अधिक जो है ये तालाब खोदे गए हैं, यानी कि अमृत सरोवर बनाए गए हैं पवन जी। और अमृत सरोवर योजना में जो है एक 30 से 50 लाख रुपए का जो बजट था, यानी कि भारी एक तालाब का 30 से 50 लाख रुपए का एक बजट था। और कहीं न कहीं कई जगह तो ऐसा था कि पूरा ही जो हम देखते हैं कि गड्ढा खोद दिया गया, और उसके बाद जो है उसके जो ऊपर ग्रिल लगा दी गई, और ऐसा कई तस्वीरें हमने देखी है, वो चाहे चैनलों के माध्यम से चाहे अखबारों के माध्यम से हमने देखी है चीजें, सुर्खियों में भी रहे काफी सुर्खियों। तो पवन जी ये तो हम देखो, इसका कोई सटीक आकलन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन करप्शन के जो आरोप है, ये घोटाले के जो आरोप है जरूर लगे हैं। तो इसमें अब आने वाले समय में, अभी तो तालाब की जो जमीन है उसके अवैध कब्जे हैं, आने वाले समय में और भी काफी ऐसी जगह है जिनको लेकर के हाई कोर्ट सख्त है, तो ऐसे कौन सी जगह है जिन पर ये आदेश जारी हो सकते हैं गांवों की जमीन पर? देखिए पवन जी, एक तो हम कह सकते हैं तालाब के साथ साथ जो फिरनी की जगह है, यानी कि फिरनी के चारों तरफ जो गांव के चारों तरफ जो रास्तों के लिए जमीन छोड़ी हुई है, हमारे गांव का बड़ा अच्छा स्वरूप था पवन जी। आज से आप 100 साल पहले या 60-70 साल पहले आप देखते हैं गांव का स्वरूप बहुत अच्छा था। गोचरण की भूमि का जिक्र आता है, मेरे को अभी किसी ने हमारे गांव से हैं फकीर चंद जी, उन्होंने मेरे को बताया, हमने गांव समैन की स्टोरी लिखी, एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, इतिहास लिखा गांव समैन का, तो उस दौरान ये बात समझ में निकल के आई कि गोचरण की भूमि होती थी हर गांव में, यानी कि किसी गांव में आबादी के हिसाब से 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 15 एकड़ है। आज पता ही नहीं चलता कहाँ गई वो गोचरण की भूमि, जहाँ गायों के लिए, भैंसों के लिए चरने के लिए एक जगह होती थी, स्पेशल जगह होती थी पवन जी। और ऐसे ही तालाबों का स्वरूप था, यानी कि तालाब का आप देखेंगे कि आज से, मैं कह सकता हूं कि आज से 25-30 साल पहले जब आप और मैं इन चीजों को देख रहे थे, हम कह सकते हैं कि वहां पे आप देखिए कि जो बारिश का पानी है वो पानी अपने आप वहां तालाब में चला जाता था, पूरा एक लेवल में चला जाता था, और जो तालाब है वो पूरा भर जाता था, यानी कि गांव को जो हम कह सकते हैं कि बाढ़ से बचाता था। इसके साथ साथ पवन जी एक चीज और देखो आप, जो तालाब है वो भर जाता है, जो मिट्टी का जो कटाव है कहीं न कहीं उसको भी बचाता है। और मछली पालन का आप देखो, आप मछली पालन का कई जगह तो अभी भी है, तालाबों में है मछली पालन का, वो किया जाता है। चलो वो अलग विषय है, हम इससे अलग हट के विषय है, लेकिन ये कहीं न कहीं जो तालाबों का जो स्वरूप है और पानी का आप देखिए पवन जी, कई बार तो हमारे गांव में जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मकान ही बनाना होता था तो तालाब से पानी लेके आते थे, तालाब से पानी लेके आते थे, सोर्स नहीं होते थे उस टाइम पे, सोर्स नहीं होते थे उस टाइम से, तालाब से पानी लेके आते थे पवन जी। इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि उसके लिए जो रस्से बांटते थे हम, जो गेहूं के लिए जो वो बनाते थे, क्या नाम है, गेहूं के लिए पराली लेकर के जो वो बनाते थे, रस्सी बनाते थे, उसके लिए भी वो पराली जो है वहां तालाब में जो है उसको भिगो कर लेके आते थे। तो पवन जी ऐसा स्वरूप हमने भी देखा है कि तालाब का एक बहुत बड़ा महत्व है। और इसके साथ साथ पवन जी आपको मैं बता देता हूं कि मैंने भी देखा है कि कहीं न कहीं आज से 30-32 साल पहले, यानी कि 42 साल मेरी उम्र हुई है, कि मैंने भी देखा है कि कहीं की जो कई बार जो है बड़े बुजुर्ग जो पानी है तालाब का पानी भी पी लेते थे। और हमारे जो बुजुर्ग है वो बताते थे कि हम तो पानी ही तालाब का पीते थे। दूसरा पवन जी, इतना सुचिता थी हमारे हरियाणा में तो कि जो बड़े बुजुर्ग है वो तालाब के पास यानी कि जाना होता था तो जो चप्पल या जूते निकाल के ही जाते थे। अच्छा, पानी के अंदर अगर जाना होता था तो पवन जी इतना अच्छा स्वरूप था हमारे गांव का। आज देखोगे कि आप धीरे धीरे पूरा ही तबाह। दूसरा पवन जी, हमारा जो तालाब के पास अभी भी है, मेरे गांव में तो है, चाहे वो नीम का पेड़ है, चाहे पीपल का पेड़ है, चाहे बरगद का पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे।
चाहे जाड़ का पेड़ है, चाहे बड़ है, और एक तालाब के किनारे होते थे तालाब के शायद। किनारे पूरा ही बिल्कुल। मतलब हरा भरा होता था एक तरह से, होता था। और बड़े बड़े पेड़ होते थे। आज आप देखोगे कि बहुत सारे गांव में पता ही नहीं चलता कहाँ गए। कहाँ इसके साथ साथ वन होता था, यानी कि बणी जिसको हम बोलते थे, हाँ, बनी पूरा ही एक उसके साथ साथ एक जगह पे जो खाली है एरिया होता था, खाली बिल्कुल। एरिया होता था, और वहां पर पौधों की भरमार होती हाँ, थी पेड़ पवन जी। होते थे बहुत ज्यादा। तो ये हम कह सकते हैं कि पहचान का रूप था, और आज वो पहचान गायब हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। बलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ऑडियंस को ये बताने के लिए कि किस तरह की ये प्रक्रिया है और तालाबों का क्या महत्व है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये कार्रवाई जो हो रही है इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तालाबों का संरक्षण एक आम आदमी की भी जिम्मेवारी बनती है, कितना फायदा है। अब ये जैसे बलजीत जी ने बताया कि सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बाढ़ से बचाते हैं, पूरे गांव का पानी एक लेवल में तालाब के अंदर चला जाता है, जिससे कि गांव में नुकसान नहीं होता। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक बने रहिए, किसी और विशेष चर्चा पर आपके सामने पेश होंगे। धन्यवाद।